देखिए, हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के ब्लैक लॉस, काले कानून पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पब्लिक खड़ी हुई और वो खत्म हुए। आप जानते हैं 1985 में टाडा बनाया गया था। 1995 10 साल तक टाडा रहा, 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए और 1% कन्विक्शन हुआ, सिर्फ 1% कन्विक्शन। उसके खिलाफ तहरीक चली, पब्लिक ने आवाज उठाई और वो कानून खत्म हुआ। वो कानून खत्म हुआ, फिर बीजेपी आई तो बीजेपी ने पोटा बनाया, पहले पोटो और फिर बाद में पोटा। फिर उसके खिलाफ आवाज उठी और सरकार, जब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो वो कानून खत्म किया गया। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ता है, मुझे ये कहते हुए कोई तकल्लुफ, कोई तरद्दुद नहीं है कि जितने काले कानून हमारे देश में बने हैं वो ज्यादातर कांग्रेस शासन में बने, और उसका दुरुपयोग जाहिर बात है कि बीजेपी कर रही है, ये बात सही है। लेकिन बनाए किसने हैं? पहला मुजरिम वही है, यानी हम कांग्रेस पार्टी को उसका मुजरिम करार देते हैं। ये जो यूएपीए जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, ये 1967 में ये कानून बना है, और इस कानून पे जब ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो सबसे पहला आदमी जिसने उठकर इसका विरोध किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात की आशंका है, इस बात का शक है कि इस कानून को इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ किया जाएगा, सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर वही बीजेपी आज रूल कर रही है, और वो जिस तरह इसको इस्तेमाल कर रही है वो अंदाजा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात थी। तो ये जब पोटा खत्म किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उस वक्त चिदंबरम साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और 26/11 का वाकया हो गया था, बम्बई कांड आप जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने पोटा के जितने ड्रैकोनियन, जितने खतरनाक प्रोविजन थे वो सब इसमें यूएपीए में डाल दिए। यूएपीए को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे उस कानून को, और पढ़ना चाहिए, हम लोग जो है ये इस तरह के कानून बन जाते हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ ये कानून पढ़ने वाले लोग, सरकारी लोग या वकील हजरात का ही काम है कि वो कानून का अध्ययन करें, उसको देखें। ये कानून आपके खिलाफ बनते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कानून में है क्या। तो ये अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इससे कोई आदमी बच नहीं सकता है। कोई आतंकवादी आदमी अगर आपके यहाँ एक गिलास पानी पी के चले जाए और आप जानते भी ना हो, तब भी आप आतंकवाद के मामले में फंसा दिए जाएंगे। दोस्तों और साथियों, ये जो यूएपीए है ये बनाया गया था पहले शुरू ऐसी एक्टिविटीज के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज, कानून की निगाह में जो अनलॉफुल हो, गलत हो। बाद में टेरर का उसमें इजाफा किया गया कि ऐसी एक्टिविटी जो दहशतगर्दी में, आतंकवाद में शुमार होती हो, उसके लिए हो। लेकिन आज जिस तरह इसको जनरलाइज करके अप्लाई किया जा रहा है कि हर आदमी के खिलाफ यूएपीए लग जाता है। अभी आप जानते हैं दिल्ली दंगों के आरोप में जिन लोगों को बंद किया गया था वो कौन लोग थे? उन्होंने इस देश में सीए तहरीक चलाई थी। सीए का जो कानून, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ कानून बनाया गया, सरकार को चुनौती दी थी कि आपने ये जो कानून बनाया ये भेदभाव पे मबनी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सरकार ने कहा अच्छा, तो आप हमको चुनौती देते हैं तो चलो आपको यूएपीए के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये जो कानून बनते हैं, जितने भी सियाह और जितने भी ब्लैक कानून बनते हैं, वो सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा देते हैं जिसको वो जब चाहे, जिसके खिलाफ चाहे, आसानी से इस्तेमाल कर सकते। आप देखिए कि हमारे देश में जो कानून है वो कानून ये कहता है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है, ए पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। एक आदमी चाहे वो गिरफ्तार हो जाए, जेल में चला जाए, वो मासूम है, बेगुनाह है, जब तक के उस पर इल्जाम साबित ना हो जाए। यूएपीए के कानून में इसकी परिभाषा बदल जाती है, ए पर्सन इज ए गिल्टी अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये आदमी मुजरिम है या इसके बरखिलाफ कोई चीज साबित हो जाए। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के जो कानून है उसमें बेल के सिलसिले में ये कहा जाता है बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और बेल के स्तर पर ये पुलिस को, जिसने इल्जाम लगाया, उसको साबित करना पड़ता है बेल के स्तर पर कि ये आदमी मुजरिम है, ये आदमी मुजरिम है।
लेकिन यूएपी के कानून के अंदर जो जिसको फंसाया गया उसको साबित करना पड़ता है कि मैं मुजरिम नहीं। आप सोचिए कि यूएपी में बेल की एप्लीकेशन एक एक साल तक, डेढ़ डेढ़ साल तक सुनी जाती है। क्यों? इसलिए कि वहां पूरे कानून पे बहस होती है, यानी पूरा इल्जाम जो लगाया गया, बेल पे इल्जाम लगाने की पूरे कानून पे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेल की एप्लीकेशन के ऊपर में यानी जो आदमी जिसको फंसाया गया है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। इसके बाद भी वो जज ये कहता है कि प्राइमा फेसा केस है, इसलिए मैं आपको बेल नहीं दूंगा। दोस्तों, साथियों, आप देखिए, अभी प्रशांत जी भी बात कह रहे थे और उससे पहले शायद अशोक साहब ने बात कही है कि हमारे देश में ऐसे कानून में जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो 15-15 साल, 20-20 साल के बाद बाहर आते हैं। हमारे यही दिल्ली के अंदर एक आमिर बोल का लड़का था, 17 साल की एज में गिरफ्तार हुआ और 31 साल की एज में एक्विटल हो गया, यानी वो बेगुनाह साबित होकर बाहर निकल गया। पूरी जवानी उसने जेल के अंदर बिता दी। तो ये जो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, उनका कोई बाल बिका नहीं हुआ, उनका प्रमोशन हो गया, वो आगे बढ़ गए। और जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी जवानी बिता दी, जाय कर दी, उस आदमी को क्या मिला? बाहर आने के बाद वो इस काबिल नहीं रहा, वो तालीम नहीं हासिल कर सका, बाहर आने के बाद इस काबिल नहीं रहा कि कोई जॉब कर सके। इसी दरमियान उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो ऐसे केसेस एक दो नहीं है, सैकड़ों केसेस है। चंद लोगों के नाम आ जाते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। उमर खालिद ने मुझे ये बताया था कि अभी कुछ दिन पहले 11 लोग बंगाल के पकड़े गए, एक कानून के तहत उनको लाया गया, पकड़ लिया गया। वो जानते ही नहीं कानून, अनपढ़ लोग थे। वो कहने लगे हमको पकड़ा है, थोड़े दिन में छोड़ देंगे। तो उमर खालिद ने जब उनका केस पढ़ा तो उनका, देखो आप नहीं जानते, कोई अच्छे वकील को कर इंगेज कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं किस इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में सवाल ये है, ये जिम्मेदार शहरियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर ऐसे कवानीन बन रहे हैं जिनका दुरुपयोग होना है, लाजमन होना है, सरकार नहीं करेगी, पुलिस करेगी। पुलिस भी इस्तेमाल करती है इस तरह के कवानीन को अपने खास मतलब के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। सरकारें तो करती ही है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और ये कहेंगे भाई हमारे ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है ना, हम बरी जिम्मा है, हमारे ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं आ रहा है, हम भी तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, जो लोग गिरफ्तार हो वो लड़ लेंगे अपना केस। तो फिर जैसा कि वो हमारे जान दयाल साहब ये कहते हैं कि वहां जर्मनी में जब कुछ लोग आए पकड़ने के लिए किसी ट्रेड यूनियन के आदमी को, तो दूसरे आदमी ने कहा अच्छा भाई वो ट्रेड यूनियन का आदमी था, मैं तो नहीं हूं ना, मैं बच जाऊंगा। फिर बाद में वो आए पकड़ने को किसी कम्युनिस्ट आदमी को, तो उसने कहा अच्छा भाई, दूसरे आदमी ने कहा मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं बच जाऊंगा। इस तरह करते करते सब लोग गिरफ्तार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कवानीन जो बुनियादी तौर पे इंसानों के बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं। आप देखिए, हम जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या है, यूएपीए का इम्प्लीकेशन डेमोक्रेसी को खत्म करेगा, तो ये बात सही गलत नहीं। आपको लिबर्टी और आजादी का इख्तियार दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए। ये जैसे ही यूएपीए लगता है आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, आपके वो जितने मौलिक अधिकार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कानून बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। इसलिए अगर हमको, और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ऐसे ब्लैक लॉस के लिए कोई उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए कि अब सूरत हाल सिर्फ इतनी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह कानून बना रही, बल्कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह कानून बनाने लगी है। मकोका है, कांग्रेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया, गटकोका है जो गुजरात की गवर्नमेंट ने बनाया, और अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक और काला कानून बनाया। तो ये कानून, यानी आप ये कहते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि अगर सरकार के किसी फैसले से हमें इख्तिलाफ है, हम उसका विरोध करना चाहते हैं, उनको विरोध करने का हक है। आप जंतर मंतर पे जाइए, आप कहीं जाइए, आप विरोध करिए। लेकिन आज डिसेंट जो हमारा मौलिक अधिकार है, इख्तिलाफ राय,
जो मौलिक अधिकार है वो भी अब जुर्म बन गया है। और कोई यानी ये जितने लॉज है, सिर्फ ये यूएपी नहीं है, ईडी का कानून है, इस तरह के लोग हैं जो भी जो आपका विरोध करे वो आप जेल की हवा खाए। तो जो हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक के बाद एक धीरे धीरे वो अपनी रिलेवेंस या अपनी आजादी खोते जा रहे हैं। आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत तफसील से बात हुई है कि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमको जो मिला है वो अपने वोट से सरकार बनाने का अख्तियार है। सरकार कोई भी आए, सेंटर में हो, स्टेट में हो, वो आप और हम बनाते हैं। लेकिन जब वो अधिकार छीन लिया जाए चोर दरवाजे से, तो उसके बाद क्या रहेगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे देश के अंदर ये जो डेमोक्रेसी के 3 बड़े पिलर्स हैं, यानी लेजिस्लेचर जहां कानून बनता है, ब्यूरोक्रेसी जो उसको इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जहां पर अगर हम कहीं प्रभावित होते हैं किसी फैसले से, सरकार के फैसले से या ब्यूरोक्रेसी के फैसले से, तो हम जाते हैं दादरसी करने के लिए अदालत के अंदर। लेकिन अगर अदालत में भी इंसाफ ना होने लगे, अदालत में भी अपने मतलब के जज बिठा दिए जाएं, जैसा कुछ हो रहा है आज अदालत के अंदर, तो आप देखिए क्या होने वाला है। तो जब आदमी की ये जो फंडामेंटल, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको 3 बड़े पिलर दिए डेमोक्रेसी के, और चौथा पिलर था मीडिया, वो किस तरह से ढह गया वो आप जानते हैं, उसमें तफसील से बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर डेमोक्रेसी के चारों पिलर शिकस्ता हो जाए, टूट जाए, तो पूरी इमारत गिर जाएगी। तो यहां जिम्मेदारी आती है अवाम की। आपने देखा हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जब डेमोक्रेसी के साथ में इसी तरह का अन्याय होने लगा, तो पब्लिक मैदान में आई। पब्लिक मैदान में आई और फिर कितने ही मजबूत किस्म के लोग थे वो बह गए, ढह गए। तो क्या हमारी सरकार या हमारे देश में जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी के ऊपर में, क्या वो यहाँ हमारे अवाम के सब्र को आजमाना चाहते हैं? ये कब तक के हम इनकी रस्सी खींच सकते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो वक्त यहां भी लाना चाहते हैं जो वक्त श्रीलंका में आया या बांग्लादेश में आया या नेपाल में आया, कि पब्लिक के बेसिक राइट्स खत्म हो जाएं? देखिए हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं, यानी आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने कभी भी, आप देखिए पूरी तारीख उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे पब्लिक ने कभी भी इस तरह के बेसिक इश्यूज पर कोई रिवोल्यूशन नहीं आया है, कोई इनकलाब नहीं आया है। इनकलाब और रिवोल्यूशन कब आया? जब आपके जो बुनियादी आजादी को सल्ब किया गया, आपकी जो लोकतंत्र है, आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है, जब उसको छीनने की कोशिश की गई, तो पब्लिक मैदान में आई। पूरे इतिहास को उठाकर देखिए आप। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि अगर सूरत हाल हमारे देश में भी ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही बनती रहे, तो सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वो हमेशा परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। एक दिन पब्लिक के सब्र को आजमाते आजमाते अगर वो मामला इस हद तक बढ़ जाए कि वो मैदान में आ जाएंगे, तो फिर बिलाखिर आपको जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त इस बात का तकाजा करता है, किसी भी लोकतंत्र के अंदर ब्लैक लॉस का, काले कानून की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ जो सीआरपीसी और सीपीसी का कानून था, जो अब बदल के बीएनएस हो गया है, उस कानून में ऐसे सब प्रोविजन मौजूद हैं जो हर किस्म के गैर कानूनियत को, हर किस्म के यानी लॉलेसनेस को, हर किस्म की आतंकवाद को रोकने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम ये कहें कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, और खासतौर पे हमारे जैसे देश के अंदर में, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वहां यूएपीए जैसे ब्लैक लॉज और ऐसे ड्रैकोनियन कानून हमारे देश में पाए जाएं। ऐसे जितने ड्रैकोनियन लॉ हैं, चाहे वो मको का हो, चाहे गजको का हो, चाहे एस्पा हो, चाहे यूएपीए हो, इन सबको खत्म होना चाहिए ताकि हम अपनी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें। धन्यवाद।